हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारी प्रश्नावली 4.4 थी, उसमें हमने पहला सवाल कर लिया था। आज दूसरा सवाल डिस्कस करेंगे। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। ठीक है, आपको द्विघात समीकरण के लिए k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिससे दोनों मूल बराबर आए। तो देखो, दो मूल बराबर कब होते हैं, कौन सी स्थिति में होते हैं। हमने बातें पढ़ी थी, आपको याद हो तो। d 0 से बड़ा होने पर क्या होता है, d बराबर 0 होने से क्या होता है, d 0 से कम होने पर क्या होता है। आपको ये बातें याद होंगी। तो d बराबर 0 होता है तब दोनों मूल बराबर होते हैं और वास्तविक होते हैं। तो आपको इन दोनों सवालों में कुछ भी नहीं करना है, केवल d का मान 0 के बराबर रखना है बस। d बराबर 0 की स्थिति में दोनों मूल बराबर हुआ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले सवाल को देखते हैं। इसमें लिखा 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना कर लेंगे। a का मान 2 आएगा, b का मान k आएगा, c का मान 3 आएगा। ठीक है, फिर d का मान निकाल लेंगे और बराबर मूल होने के लिए d का मान 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, d का सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac बराबर 0 रखेंगे। b का मान क्या है, k, तो हम इसमें मान रख देंगे k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान 3 बराबर 0 के रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये k² बनेगा, इनको गुणा करने से बनेगा संख्या 24। माइनस 24 इधर भेजने से प्लस की 24 बन जाएगी। k² माइनस 24 बराबर 0 है, माइनस 24 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 24। तो k² बराबर 24 हो गया। k का मान कितना निकला, यहां से k का मान निकालेंगे तो वर्गमूल 24 लगाएंगे। 24 का वर्गमूल निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड काम में लेंगे। 2 से भाग देंगे 12 बार, 2 से भाग देंगे 6 बार, फिर 2 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। ठीक है, वर्गमूल निकालते हैं तो दो दो के जोड़े बनते हैं। तो देखो, ये एक जोड़ा आ जाएगा, न तो इस 2 का कोई जोड़ा है, न इस 3 का है। तो एक ये जोड़ा बाहर रहेगा और वर्गमूल में जिसका जोड़ा नहीं है वो रहेगा, यानी 2 रहेगा 3 रहेगा। तो इसका आंसर आएगा 2 वर्गमूल 6। यानी वर्गमूल 24 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 वर्गमूल 6 लिख सकते हो। ठीक है, अब प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6 आएगा। ध्यान दीजिएगा, k² बराबर 4 होने का मतलब k का मान प्लस माइनस 2 दोनों लिया जा सकता है। k² बराबर 4 होने का मतलब क्या होता है, k का मान प्लस माइनस 2 दोनों ले सकते हैं। तो k² बराबर 24 है, तो आप प्लस का 2 अंडर रूट 6 भी ले सकते हैं और माइनस का 2 अंडर रूट 6 भी ले सकते हैं। इसका मतलब k का ये मान हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, दूसरे सवाल पे चलते हैं। इसमें लिखा है कि kx गुणा x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 है। द्विघात समीकरण बनी हुई नहीं है, गुणनखंड के रूप में दी हुई है। तो आप बाहर वाले kx को अंदर गुणा कर लें। kx को हम x से गुणा करेंगे तो देखो kx² बन जाएगा। kx को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2kx हो जाएगा, प्लस में 6 बराबर में 0। अब इसकी हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a का मान आपको k दिखेगा, b का मान आपको माइनस का 2k दिखेगा, c का मान आपको प्लस का 6 दिखेगा। बोल रहा कि k का मान ज्ञात करो कि दोनों मूल बराबर हों। तो हम d का मान निकालेंगे और उसको बराबर 0 रखेंगे। बराबर मूल होने के लिए d बराबर 0। सूत्र रख देंगे b² माइनस 4ac बराबर 0। अब इसमें मान रख देते हैं। b का स्क्वायर करना है तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान k गुणा c का मान 6 बराबर 0। माइनस 2k का स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ,
माइनस 2k को 2 बार लिख के गुणा करना है, यानी ये बन जाएगा 4k²। माइनस गुणा माइनस प्लस, 2 दूनी 4, k गुणा k²। तो इसका मान बनेगा आपका 4k² माइनस 4 गुणा 6 करने से 24k। तो 4k² माइनस 24k बराबर 0 हो गया। इन दोनों पदों में से कॉमन निकाला जा सकता है। देखो 4 का भाग दोनों में चला जाएगा, k का भाग भी दोनों में चला जाएगा। तो आप इन दोनों के गुणनखंड करके कॉमन निकालेंगे तो 4k कॉमन आ जाएगा। पहले पद में k बचेगा माइनस दूसरे पद में 6 बचेगा बराबर 0। ठीक है, अब 4 इधर गुणा में है तो हमें 4 को 0 के भाग में लगा देंगे तो 0/4 का मान 0। तो बचेगी संख्या k गुणा k माइनस 6 बराबर 0। आपने गुणनखंड विधि सीखी थी कि यदि दो चीजों का गुणनफल 0 के बराबर है तो या तो k बराबर 0 या k माइनस 6 बराबर 0, ये सीखा था। तो हम क्या करेंगे, या तो k बराबर 0 करेंगे या k माइनस 6 बराबर 0 करेंगे। ठीक है, तो k बराबर 0 या k बराबर 6 निकलेगा। अब देखो k के 2 मान आए हैं, ये दोनों मान हैं, उनको यदि हम समीकरण में रख के चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा मान संभव है, कौन सा मान संभव नहीं है। ठीक है, अब आप ये सोच सकते हैं कि ऊपर वाले सवाल में चेक क्यों नहीं किया था। देखो ऊपर वाले सवाल में द्विघात समीकरण आपकी प्लस का 2√6 लेने से कोई दिक्कत नहीं करेगी। 2x² प्लस 2√6x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगी। और माइनस का 2√6 लेने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 2√6x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगी। लेकिन यहां पर यदि हम k का मान 0 रख लेते हैं, सोचिएगा, यदि k का मान 0 रख लेते हैं इस दी गई द्विघात समीकरण में, तो k का मान 0 रखने से ये पूरा का पूरा पद 0 हो जाएगा। अरे भाई 0 को हम किसी से भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये पूरा पद ही 0 हो जाएगा यदि हम k का मान 0 रख लेंगे तो। अच्छा, अब ये पद 0 होने से क्या होगा, 0 में 6 जुड़ेगा, 6 बनेगा, तो बायां पक्ष 6 बनेगा और दाएं पक्ष में लिखा हुआ है 0। तो बायां पक्ष तो 6 है और दायां पक्ष 0 है, तो 6 बराबर 0 कब होने लग गया, ये पॉसिबल नहीं है बात। इसका मतलब k बराबर 0 रखते हैं तो इस समीकरण से हमें 6 बराबर 0 प्राप्त होता है, जो कि एक असंभव बात है। इसका मतलब ये मान कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर k का मान कितना आएगा, 6 आएगा। ये सवाल इसीलिए बहुत खास हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका 2 का सवाल। 2K में हमने दोनों सवाल देख लिए हैं। अब चलते हैं हम हमारे सवाल नंबर 3 पे। इसने बोला है सवाल नंबर 3 में कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। यदि ऐसा संभव है तो उस आम की बगिया की लंबाई और चौड़ाई याद करो। पहले बोला है कि ऐसी कोई आम की बगिया बनाना संभव है क्या कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उस आम की बगिया का क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद भी करो। तो हम मान लेते हैं कि यदि संभव है तो आम की बगिया की लंबाई चौड़ाई को मान लेते हैं x मीटर। ये भाई चौड़ाई को क्यों माना है, क्योंकि इसने बोला है कि लंबाई जो होगी वो चौड़ाई की दुगुनी हो जाएगी। लंबाई की टेंशन मत लो आप, लंबाई चौड़ाई की दुगुनी हो जाएगी। तो आप चौड़ाई को मान लो, चौड़ाई को x मीटर मान लोगे तो लंबाई इस चौड़ाई की दुगुनी 2x मीटर हो जाएगी। क्या दिक्कत है, हम किसको मान लेंगे, चौड़ाई को मान लेंगे x मीटर, तो लंबाई इसकी दुगुनी हो जाएगी यानी 2x मीटर हो जाएगी। ठीक है,
ये भी संभव हो तो माना है, हो सकता है कि ऐसा हो। अब इसकी जांच करेंगे। अच्छा, अब दूसरी बात क्या दी हुई है कि उस आम की बगिया का जो क्षेत्रफल होगा वो 800 वर्ग मीटर होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप सूत्र जानते हैं, आयताकार बगिया है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर दिया हुआ है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 800 वर्ग मीटर होना चाहिए। लंबाई 2x चौड़ाई x बराबर 800, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 800 आना चाहिए। ठीक है, तो ये मान देखिएगा, 2 गुणा x, यहां से बनेगा 2x स्क्वायर बराबर 800। एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 2 गुणा से भाग में जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 400 छोड़ेगा। एक्स स्क्वायर का मान कितना निकला, 400। अब एक्स का मान निकालेंगे इससे, तो वर्ग को इधर भेजेंगे तो 400 का वर्गमूल बन जाएगा। एक्स बराबर 400 का वर्गमूल, 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो 20 निकलेगा। तो एक बार तो हम प्लस 20 ले लेंगे, एक बार माइनस 20 ले लेंगे। x का मान कितना आएगा, प्लस माइनस 20। जब भी वर्गमूल हटाते हैं ना तो यहाँ पे x का मान प्लस माइनस 20 रखा जाएगा। ठीक है, अब x के दो मान देखते हैं कि x बराबर प्लस 20 होगा या x बराबर माइनस 20 होगा। देखो, x बराबर माइनस 20 एक असंभव बात है। क्यों, x का मान माइनस 20 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आम की बगिया की चौड़ाई है, तो चौड़ाई कोई माइनस का 20 मीटर थोड़ी बोलेंगे कि आम की बगिया की चौड़ाई माइनस 20 मीटर है। तो x का मान माइनस 20 असंभव है, तो फिर x का मान कितना हुआ, 20 मीटर, जो कि एक संभव मान है। इसका मतलब x का ऐसा मान निकल के आ रहा है जो एक संभव है। इसका मतलब ऐसी आम की बगिया बनना संभव है। यदि x का दोनों ही मान असंभव निकलते, x के दोनों ही मान असंभव निकलते, तो आम की बगिया बनाना संभव नहीं था, जिसमें लंबाई चौड़ाई की दोगुना हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। ऐसी आम की बगिया नहीं बना सकते थे। तो अभी x का मान एक ऐसा निकल रहा है जो कि संभव मान है। ठीक है, तो x का मतलब क्या था, चौड़ाई। तो आम की बगिया की चौड़ाई कितनी बता दोगे, 20 मीटर, और लंबाई कितनी, चौड़ाई की दुगुनी यानी 40 मीटर। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल नंबर 4 देखते हैं। इसमें भी वही बात बोल दी इसने कि क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है। अब निम्नलिखित स्थिति क्या है वो आगे बताया है। इसने बोला कि क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है, चेक करते हैं क्या स्थिति है। इसने बोला यदि है तो उनकी वर्तमान आयु भी ज्ञात कीजिए। अच्छा, पहले सवाल कर लिया है और जानकारी दी नहीं है। ठीक है, पहले देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु भी याद कीजिए। ठीक है, क्या स्थिति है देखो, बोला है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। कोई 2 मित्र हैं, कोई 2 दोस्त हैं, उनकी दोनों की आयु का योग करेंगे तो 20 वर्ष आएगा, एक जानकारी। फिर बोला कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु जो कि वर्षों में है का गुणनफल 48 था। अभी यदि उनकी वर्तमान आयु देखी जाए तो दोनों मित्रों की आयु का योग करने पर 20 मिलेगा। जैसे मान लो एक 13 साल का हो गया, एक 7 साल का हो गया, दोनों का जोड़ कितना हो गया, 20। ठीक है, एक 15 का तो दूसरा 5 साल का, एक 12 साल का तो दूसरा 8 साल का। इस तरीके से दोनों की आयु का योग करेंगे तो 20 साल आएगा। लेकिन 4 साल पहले यदि उनकी आयु का गुणनफल करते तो 48 मिलता। 4 साल पहले की उनकी आयु का गुणनफल करते तो 48 आता। तो पहले जांच करते हैं कि ऐसी स्थिति बन सकती है क्या, कि ऐसा कहीं संभव तो है क्या कि जोड़ करने पर 20 आए और 4 साल पहले की आयु का गुणनफल करें तो 48 आए। ऐसा संभव तो है क्या, पहले जांच करेंगे और मान लेंगे कि माना ऐसी स्थिति संभव है जिसमें एक दोस्त की आयु x वर्ष है। हम ये मान लेते हैं कि एक मित्र की जो आयु है वो x वर्ष है, अभी मान लो वो x साल का है, तो फिर दूसरा दोस्त है उसकी आयु कितनी होगी, उसकी आयु होगी 20 - x।
क्योंकि दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो एक जने की 12 साल है तो दूसरे की कैसे निकलेगी, 20 में से 12 घटाएंगे, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो एक मित्र की आयु कितनी मान ली, x वर्ष, दूसरे मित्र की आयु कितनी आएगी, 20 माइनस x वर्ष। ठीक है। अब बोला कि 4 साल पहले की उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अब जो मित्र अभी 1 साल का है वो 4 साल पहले कितने का था, x माइनस 4 साल का था। आज से 4 साल कम हो जाएगी। कोई अभी 15 साल का है तो 4 साल पहले कितने का, 4 घटा दो, 11 साल का हो जाएगा। तो एक मित्र यदि अभी x साल का है तो 4 साल पहले वो कितना था, x माइनस 4, और दूसरा मित्र अभी 20 माइनस x साल का है तो 4 साल पहले कितना था, 4 घटा दो इसमें से, 20 माइनस x का तो अब है, 20 माइनस x साल का तो वो अब है, तो 4 साल पहले 4 कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये 4 साल पहले की उम्र इस दोस्त की हो गई। अब दोनों मित्रों की 4 साल पहले की आयु का गुणनफल करें तो 48 आएगा। तो प्रश्नानुसार हम क्या लिख सकते हैं कि 4 साल पहले की आयु का गुणनफल कर लें, ये गुणा है, गुणनफल कर लें तो 48 आएगा। बोला है उसने 4 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल कितना है, 48। अब इसको सरल करना है बस। पहले कोष्ठक में x माइनस 4, दूसरे कोष्ठक में देखो 20 तो प्लस का है और 4 माइनस का है। इसका मतलब प्लस के 16 ज्यादा हुए, 20 प्लस का 4 माइनस का प्लस के 16, माइनस में x। अब दोनों कोष्ठक को हम गुणा करेंगे, 48 के बराबर आना चाहिए। दोनों कोष्ठक कैसे गुणा होते हैं ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। ये संख्या भी दोनों से गुणा होती है और ये संख्या भी दोनों से गुणा होती है, निशानों के साथ में। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आगे देखते हैं। हम गुणा करेंगे दोनों कोष्ठक को तो एक संख्या इस प्रकार की बनेगी, 16x माइनस में 64 माइनस x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 48। अब इसको पक्षांतरण करना है बस। माइनस का x स्क्वायर पहले लिख दें, 16x प्लस का 4x भी प्लस का, तो प्लस के टोटल 20x हो गए। ठीक है, यहां तक x स्क्वायर वाले पद को पहले लिख दिया, x वाले पदों को उसके तुरंत बाद लिख दिया। अब कांस्टेंट संख्या लिखनी है, तो माइनस 64 यहां है, 48 को यदि हम पक्षांतरण करेंगे तो ये इधर जाके माइनस की हो जाएगी, तो माइनस 64 माइनस के 48 टोटल मिलके माइनस के 112 हो जाएंगे, बराबर 0 हो गया। अब यदि वो पूछ रहा था कि ऐसी स्थिति संभव है क्या, तो हम क्या करेंगे, d का मान चेक करेंगे। आपको याद हो तो d का मान जब ऋणात्मक आता था तो मूल वास्तविक नहीं होते थे, यानी मूलों का अस्तित्व नहीं होता था। कब, जब d का मान 0 से कम होता था तब। ठीक है, तो d का मान बता देता है कि स्थिति संभव होती है या नहीं होती है। d का मान 0 होता है तो भी स्थिति संभव होती है, d का मान 0 से बड़ा होता है तो भी स्थिति संभव होती है, लेकिन d का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो स्थिति संभव नहीं होगी। तो d का मान निकाल लेते हैं, वो बता देगा। d का सूत्र क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b का स्क्वायर करना, b देखो क्या है 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान माइनस 1, c का मान माइनस 112। सूत्र में मान रखा भाई, b स्क्वायर माइनस 4ac। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400। अब इन तीनों संख्याओं को हम गुणा करेंगे तो माइनस की 448 बनेगी। माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस गुणा माइनस माइनस, 112 एकम 112, 112 गुणा 4 करोगे तो 448। अब देखो 400 तो प्लस की हो गई, 448 माइनस की हो गई, तो माइनस की 48 ज्यादा। अब d का मान जो निकला वो माइनस 48 निकला, तो d का मान 0 से कम है, ऋणात्मक है। इसका मतलब ऐसी स्थिति संभव नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका 4 का सवाल। 5 का सवाल देखते हैं। 5 में बोला है कि क्या परिमाप 80 मीटर, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर,
कि एक पार्क को बनाना संभव है क्या? यदि संभव है तो उस पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं। मान लिया कि ऐसा पार्क बनाना संभव है, ठीक है, जिसका परिमाप 80 मीटर हो और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर हो। ठीक है, देखते हैं। मान लिया कि ऐसा संभव है और ऐसे पार्क की लंबाई x मीटर है, चौड़ाई y मीटर है। थोड़ी देर के लिए हम दो चर राशियां मान लेते हैं। मान लिया कि उसकी लंबाई x मीटर है, चौड़ाई y मीटर है। तो फिर प्रश्न में दो बातें दी हैं कि परिमाप तो 80 मीटर होना चाहिए और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर होना चाहिए। परिमाप 80 मीटर होना चाहिए, तो परिमाप का सूत्र क्या होगा? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना परिमाप होता है। तो परिमाप का सूत्र लगा दिया, बराबर में 80 रख दिया। ऐसी क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x गुणा y का मान 400। अब देखो x प्लस y का दुगुना लिखा हुआ है, तो 2 गुणा से भाग में जाएगी, यानी x प्लस y का मान निकलेगा 40। एक समीकरण बन गई। दूसरी समीकरण क्या है? x गुणा y बराबर 400, x गुणा y बराबर 400, ये दूसरी समीकरण है। तो हम क्या कर लेंगे? इन दोनों समीकरणों से एक चर में समीकरण बनाएंगे। देखो x और y दो चर हैं। द्विघात समीकरण में हमने देखा था कि एक चर वाली द्विघात समीकरण होती है, उसके द्विघाती सूत्र से हम मूल याद कर सकते हैं। तो ये दो चर में समीकरण बनी हुई है, तो प्रतिस्थापन विधि लगा दें और एक चर में समीकरण बना लें। तो देखो ये x सेम रख लेते हैं और y का जो मान है वो y का मान इस समीकरण से निकाल के इसमें रख देते हैं। इस समीकरण से y का मान निकालेंगे तो x का पक्षांतरण करना पड़ेगा इसमें। तो y बराबर कितना आएगा? 40 माइनस एक्स। y बराबर कितना आएगा? 40 माइनस एक्स। तो x गुणा y का मान 40 माइनस एक्स समीकरण 1 से बराबर कितना? 400। देखो x गुणा y बराबर कितना है? 400। x गुणा y बराबर कितना है? 400। x का मान x रहने दिया, y का मान समीकरण नंबर 1 से निकाल लिया, 40 माइनस एक्स बराबर कितना रहना चाहिए? 400। ठीक है। अब बाहर वाला जो x है वो अंदर दोनों से गुणा करेंगे, तो x को 40 से गुणा करेंगे 40x, और प्लस के x को माइनस के x से गुणा करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 400। ठीक है। अब पक्षांतरण कर लेते हैं 400 का। द्विघात समीकरण बनानी है ना, तो 400 को इधर भेज देंगे। माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख देते हैं, प्लस के 40x बाद में लिख देते हैं। ये इधर जाके माइनस का 400 लिख देंगे, बराबर 0 बचेगा। ठीक है। अब इसकी जांच कर लेते हैं, भाई ये स्थिति संभव भी है क्या? तो डी का मान निकालेंगे। उसने पूछा था कि क्या ऐसा संभव तो है क्या, तो डी का मान बता देगा हमें। डी का मान निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मतलब 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान माइनस 1 गुणा सी का मान माइनस 400। 40 का स्क्वायर 1600 माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस माइनस का फिर से 1600, तो 1600 माइनस 1600 कितना बन गया? 0। डी का मान क्या मिला? डी का मान 0 मिला। इसका मतलब डी का मान 0 है तो मूलों का अस्तित्व होता है। इसका मतलब ऐसा पार्क बनाना संभव है जिसकी लंबाई x मीटर हो और चौड़ाई y मीटर हो। उसने बोला था कि ऐसा कोई संभव है क्या, तो डी का मान 0 आ रहा है। इसका मतलब दोनों मूल बराबर होंगे, पार्क बनाना संभव है। अब ये द्विघाती समीकरण है समीकरण नंबर 3 में, तो इसको हम द्विघाती सूत्र से हल कर लेते हैं। x का मान निकालते हैं, सूत्र लगा देंगे। जब x का मान निकालेंगे तो देखो यहां पर क्या निकलेगा? -40 प्लस -0 बट्टा -2 आएगा। जब हम प्लस लेंगे तो -40 में 0 जोड़ने से -40 ही रहेगा, बट्टा में -2 करने से 20 आएगा।
-40 में से शून्य माइनस करेंगे तो भी -40 रहेगा, बट्टा में -2 यानी फिर से 20 आएगा। इसका मतलब x के दोनों मान 20 आएंगे, चाहे आप प्लस ले लें या माइनस ले लें, दोनों से मान x का 20 ही निकलेगा। इसका मतलब x का मान 20 निकल रहा है, तो लंबाई कितनी है फिर 20 मीटर। लंबाई x का मान निकल गया ना, x का मान 20 निकला, तो इसका मतलब पार्क की लंबाई कितनी होगी 20 मीटर। y का मान निकालेंगे जो चौड़ाई है, तो y का मान निकालने के लिए इस समीकरण को ले लें आप। x का मान आपने 20 निकाल लिया है, तो 20 यहां पर रख दें, 20 प्लस y बराबर 40 होगा। y का मान निकालेंगे तो x का मान इधर पक्षांतरण कर देंगे, 40 माइनस 20 यानी 20 हो जाएगा। देखो लिखा है मैंने, समीकरण नंबर 1 और 4 से हम y का मान निकालेंगे तो 40 में से 20 कम हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इसकी चौड़ाई भी 20 आ रही है, लंबाई भी 20 मीटर आ रही है। इसका मतलब जो पार्क है वो पार्क वास्तव में वर्गाकार है, क्योंकि लंबाई भी 20 आ रही, चौड़ाई भी 20 आ रही है। इसका मतलब वर्ग बन गया। जब शुरुआत में पता नहीं था कि पार्क किस आकृति का है, तो हमने उसको आयत माना था, ठीक है। उसको हमने क्या माना था, उसने कहीं भी आयत का नाम नहीं दिया है, कहीं भी वर्ग का नाम नहीं दिया, लेकिन लंबाई चौड़ाई दो चीजें बोल दी। इसका मतलब हम उसको आयत मान के चलेंगे, ठीक है। तो आयत के परिमाप का सूत्र लगाया है, आयत की ही क्षेत्रफल का सूत्र लगाया है, लेकिन सरल करने से पता चला कि x का मान 20 आ रहा है, y का मान भी 20 आ रहा है, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई समान है, तो वो वर्ग हो गया। मतलब पार्क कैसा है, वर्गाकार है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर नंबर 4 खत्म हो गया है। यदि आपको किसी भी सवाल में डाउट हो तो आप पीछे प्ले लिस्ट दी हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाके चैनल पर किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।